अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने डिस्कस किया था इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है उसको हमने ड्राइव किया था फ्रॉम द लॉ ऑफ मैथ सेक्शन। तो बिना टाइम ज़ाया किए आज के लेक्चर में लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हमने कल ड्राइव किया था कि उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जो यूनिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, या कोई भी आपको केमिकल रिएक्शन दे दे तो उस केमिकल रिएक्शन में जो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन होते हैं, अगर कोई आपसे कह दे कि इस रिएक्शन के लिए, इस गिवन रिएक्शन के लिए मुझे क्या लिख के दो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है केसी जो है वो लिख के दो, वो ड्राइव करके दो, तो आप इस काबिल होने चाहिए कि आप उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो लिख के दे सकें। तो आज का बेसिकली जो हमारे पास लेक्चर है ये एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से है। इसमें हर दफ़ा चाहे आपका कोई भी बोर्ड हो उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलता है। तो देखिएगा कि हमारे पास जो आज के गोल्स हैं वो क्या हैं। दो गोल्स हैं जी हमारे पास। सबसे पहले हमने देखना ये है कि हाउ टू राइट अ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कि हमारे पास कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन जो होगा उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस तरह से हमने क्या करना है, लिखना है। और इसके बाद हाउ वी कैन फाइंड द यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कि आपने केसी लिख लिया, केसी ड्राइव कर लिया, मगर उस केसी के लिए जो यूनिट्स हैं वो हमने किस तरह से फाइंड आउट करने हैं। इसके बाद देखिएगा कि सबसे पहली जो हेडिंग है हमारे पास वो क्या है, कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन हो तो हम उसके जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए, इक्विलिब्रियम स्टेज पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास आता है कि वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस तरह से लिखना है। पेपर के अंदर या एमसीक्यू के अंदर रिएक्शन दिया होगा, आपने सिर्फ क्या करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या करना है, लिखना है। तो देखिएगा कि मेरे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, और ये कौन सा रिवर्सिबल रिएक्शन है, देखिएगा जिसमें 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन की लेफ्ट साइड पे आपको कुछ भी लिखा दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब ये है कि ये 1 मोल है। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन जब रिएक्ट करती है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ तो ये क्या बनाती है, ये 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाती है। यानी कि ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें 1 मोल नाइट्रोजन का 1 मोल ऑक्सीजन से मिलके 2 मोल बना रहा है किसके, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के। अगर आप गौर करें तो देखिएगा इधर आपके पास कुछ नहीं लिखा हुआ, मीन टू से ये 1 मोल नाइट्रोजन है और 1 मोल जो ऑक्सीजन है, ये दोनों रिएक्ट करके कितने मोल नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं, 2 मोल्स बना रहे हैं। तो अब देखिएगा हमने लास्ट टाइम बात ये की थी लॉ ऑफ मैथ सेक्शन की, जब हम लोग डेरिवेशन कर रहे थे तो उसमें हमने कहा था कि जो आपके पास रिएक्टेंट्स हो या प्रोडक्ट्स हो, मीन टू से इन शॉर्ट के जो सब्सटेंसेस होते हैं उनके साथ जो नंबर ऑफ मोल्स लगे होते हैं वो क्या बन जाते हैं, पावर बन जाते हैं कंसंट्रेशन की। अब देखिएगा कि इस रिएक्शन के लिए अगर मैं देखूं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आर एफ किसके इक्वल है, तो जाहिर सी बात है कि आप कहेंगे कि सर देखिए फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर तो रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है ये हमें गोल्डबर्ग और वेग ने बता दिया था कि ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी कि इन दोनों की जो प्रोडक्ट होगी मोलर कंसंट्रेशन की, यानी कि जितने ज्यादा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होंगे उतने ज्यादा ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाएंगे। तो तवज्जो कीजिएगा कि हमारे पास जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है आर एफ, दैट विल बी इक्वल टू के एफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ O2। अब आप देख रहे हैं कि N2 और O2 की कंसंट्रेशन जब मैंने लिखी है तो ऊपर मैंने कोई पावर नहीं लगाई। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 1 मोल हैं, तो 1 मैं लिखूं या ना लिखूं मसला कोई नहीं है। तो देखिएगा कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन में अगर आप देखें तो रिवर्स रिएक्शन क्या होता है, ये ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें आपके पास जो प्रोडक्ट्स बनती हैं रिएक्टेंट से, वो प्रोडक्ट्स दोबारा से रिकंबाइन होती हैं। किसके अंदर रिकंबाइन होती हैं, वो रिकंबाइन होती हैं रिएक्टेंट्स के अंदर। देखिएगा जरा
कि मेरे पास ये जो प्रोडक्ट है रिवर्स रिएक्शन के अंदर, ये प्रोडक्ट नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड दोबारा से चेंज होगी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। तो जब मेरे पास केमिकल रिएक्शन के अंदर ये अमल होगा तो मैं कहूंगा कि ये मेरे पास क्या हो रहा है, ये मेरे पास रिवर्स रिएक्शन हो रहा है। क्योंकि रिवर्स रिएक्शन के अंदर हमने बात ये की थी कि ये ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें प्रोडक्ट्स दोबारा से रिकंबाइन हो जाते हैं किसके अंदर, रिएक्टेंट्स के अंदर। तो इधर आपके पास प्रोडक्ट क्या है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। अब आप कहेंगे कि हमें किस तरह से पता चलेगा प्रोडक्ट कौन सी है, यहां रिएक्टेंट कौन से हैं। तो मैंने आपको बताया था कि रिवर्स रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होती है, राइट टू लेफ्ट। अब रिवर्स रिएक्शन की अगर डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट होती है तो रिवर्स रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट ने टूटना होता है। अब रिवर्स रिएक्शन राइट टू लेफ्ट जा रहा है तो देखें कि इधर आपके राइट पे क्या है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। अब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ने चेंज होना किसके अंदर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। तो ये मेरे पास क्या है, और राइट साइड पे जो लिखा होता है वो क्या होती हैं, प्रोडक्ट्स होती हैं। तो देखिएगा कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या होगा। जाहिर सी बात है कि जब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बढ़ेगी तब जाके ये ज्यादा से ज्यादा अपने रिएक्टेंट्स के अंदर चेंज होंगी। तो जब ये तादाद में है ही कम, जब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन है ही कम, जब ये बने ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि इसका रेट भी क्या होगा, कम होगा। तो देखिएगा कि जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है डेट विल बी इक्वल टू के आर। इधर के एफ और के आर कॉन्स्टेंट है, बताने की मुझे जरूरत नहीं है कि ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन के लिए हमने लेक्चर नंबर 3 के अंदर कॉन्स्टेंट जो थे वो क्या किए थे, ड्राइव किए थे। तो अगर किसी ने लेक्चर नंबर 3 जो है वो मिस किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, तो वो आप लेक्चर देखिएगा तो उसमें ये चीज आपको क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो देखिए कि इधर मैंने क्या लगाया, NO के साथ मैंने ऊपर पावर 2 लगा दी। क्यों पावर 2 लगाई, क्योंकि देखिएगा कि इधर मेरे पास NO के साथ क्या लिखा हुआ है, 2। मेरे पास कोफिशिएंट क्या है, 2। तो मुझे लॉ ऑफ मास सेक्शन में बताया गया था कि क्या करना है कि अगर आपके पास कोई कोफिशिएंट आ जाए या आपके पास जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं रिएक्टेंट्स के या प्रोडक्ट्स के, उसको आपने कहां पे लिखना है, उसको हमने लिखना है पावर बना के। क्या लिखना है, पावर बना के। तो अब देखिए कि हम जानते हैं कि जो Kc होता है ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी कि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को हम ऊपर लिखते हैं और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को हम कहां पे लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। अब देखनी है बात आपने ये कि जब मैं इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूंगा तो मैंने ये जो कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट्स की ये कहां पे लिखनी है, ऊपर। तो NO का क्या आ जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि 2 इसकी पावर है। पावर क्यों है ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि लॉ ऑफ मास सेक्शन जब हमने किया था, जब हमने उसकी डेरिवेशन की थी, तो डेरिवेशन के अंदर आपको ये चीज बताई गई थी कि जो किसी सब्सटेंस के साथ जो कोफिशिएंट होगा, जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन के अंदर। अब देखे ना, इधर आपको देख के क्या पता चल रहा है कि 1 मोल नाइट्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके 2 मोल नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाएंगे। तो बात यह है कि अब मेरे पास ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं इसको मैंने किसकी फॉर्म में लिखना है, पावर बना के लिखना है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि ये n के साथ 2 लगा हुआ इधर राइट साइड पे। अब भाई ये इसका कोफिशिएंट नहीं है, ये आपको नंबर ऑफ मोल नहीं बता रहा, बल्कि ये तो बता रहा है आपको कि 2 नाइट्रोजन के एटम मिलके उन्होंने एक मॉलिक्यूल बनाया हुआ है। ये 2 और ऑक्सीजन के साथ जो 2 है ये मोल्स को सिंबलाइज नहीं कर रहा, ये मोल्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये बल्कि आपको बता रहा है कि ये डायटोमिक मॉलिक्यूल हैं। हमेशा सब्सटेंस के जो भी रिएक्ट कर रहा है उसके लेफ्ट साइड पे जो नंबर होगा, राइट साइड पे नहीं। अगर आप नाइट्रोजन का देखें 2, ये कहां पे लिखा हुआ है, राइट साइड पे लिखा हुआ है। नंबर ऑफ मोल्स आपके पास सिंबल के हमेशा कौन सी साइड पे होंगे, आपके पास लेफ्ट साइड पे लिखे होंगे। तो देखिएगा NO2 और नीचे क्या आएगा, N2 और O2। इसी तरह इसके ऊपर मैं कोई पावर नहीं लगा रहा क्योंकि ये 1 मोल है, और 1 पावर लगाओ या ना लगाओ मसला कोई नहीं है। और अगर आपको ये नीचे इक्वेशंस नजर आ रही हैं, प्रैक्टिस इक्वेशन के नाम से लिखा हुआ है कि आपके पास जो पहली इक्वेशन है वो क्या है, PCl3 + Cl2। जब ये दोनों रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं
तो ये बनाते हैं PCl5। क्या बनाते हैं? PCl5। और नीचे एग्जाम्पल है, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड जब ये रिएक्ट करता है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो ये बनाते हैं 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 2CO2, N2O4 और 2NO2, और साथ में ये CH3COOH है, C2H5OH, एसिटिक एसिड, और ये क्या है? इथाइल अल्कोहल है। ठीक है जी। आपने इनके नाम के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, ना ही वो आपसे इस लेवल पे नाम पूछता है। आपसे कहा जाएगा, ये इक्वेशन दी जाएगी और कहा जाएगा कि आपने क्या करना है, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख के देना है। तो ये मैंने कल भी बात की थी, इसको माइंड में रखना है। और क्या माइंड में रखना है? और जो मैंने आपको बताया कि आपके पास कोई कंपाउंड, कोई एलिमेंट, उसके जो लेफ्ट साइड में नंबर होगा वो नंबर ऑफ मोल होगा। तो आपने अगर किसी रिएक्टेंट के साथ नंबर ऑफ मोल लगा हुआ है, देखिएगा PCl3 के साथ क्या लगा हुआ है? 1, कुछ भी नहीं है ना। इसके साथ भी क्या है? 1 है। इसके साथ भी क्या है? 1 है। यानी कि अब इसकी कोई पावर आप नहीं बनाएंगे। इधर आप क्या करेंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड CO की पावर बनेगी, क्योंकि CO के लेफ्ट साइड पे आपको क्या नजर आ रहा है? 2 नजर आ रहा है। ठीक है जी। तो ये आपने खुद प्रैक्टिस करनी है इक्वेशंस, और इंशाल्लाह आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि ये कोई मुश्किल नहीं है। अगर समझ ना आए तो लेक्चर को रिवाइंड करके देखिएगा, और उसको सुनते हुए आपने क्या करना है? इन इक्वेशंस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप क्या कर लेंगे? ड्राइव कर लेंगे। तो अब देखिएगा कि हमारे पास ये है, दूसरा जो हमारा आज का गोल था वो ये था कि हमने यूनिट फाइंड करने हैं। कि अगर मुझे कोई रिएक्शन दे दिया गया है, केमिकल रिएक्शन देके, मुझसे ये नहीं कहा जा रहा कि तुम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो, मुझे ये कहा जा रहा है कि भाई हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जो यूनिट्स हैं वो ड्राइव करके दो। तो आप जानते हैं कि कंसंट्रेशन के यूनिट्स हमने कल क्या पढ़े थे? इधर आपके पास ग्रीन कलर के अंदर मैंने लिखा हुआ था मोल पर DM क्यूब, मोल पर DM क्यूब। देखिएगा, मोल पर DM क्यूब। ये बेसिकली हमारे पास क्या थे? ये हमारे पास थे कंसंट्रेशन के यूनिट्स। तो देखिएगा कि मेरे पास एग्जांपल नंबर 1 है। हम इसमें 2 एग्जांपल देखेंगे। एक हम एग्जांपल वो देखेंगे कि जिसमें केसी के कोई यूनिट नहीं आएंगे, और दूसरी एग्जांपल वो देखेंगे जिसमें केसी के यूनिट्स आएंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल देखिएगा, हाइड्रोजन और आयोडीन। जब मेरे पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, अब इसके साथ देखें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, और जिसके साथ कुछ भी नहीं लिखा होता उसके साथ क्या होता है? 1। इसके साथ भी क्या है? 1। इसके साथ 2 लिखा हुआ है, तो इसके साथ 1 लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोफिशिएंट क्या है? पहले से मौजूद है। तो देखिएगा, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन जब रिएक्ट करता है 1 मोल ऑफ आयोडीन से, तो ये क्या बनाते हैं? 2 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। मुझे ये कहा जाता है कि ये तुम्हारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन है, तो इस इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हमें ड्राइव करके 2 यूनिट्स। किसके यूनिट्स? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। अब आप यूनिट्स अगर ड्राइव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना आना चाहिए, जो हमने अभी डिस्कस किया है। तो देखिएगा कि मैं इस रिएक्शन के लिए सबसे पहले क्या लिखूंगा? केसी। सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं? केसी। अब देखिएगा कि केसी क्या होता है, ये हमने पहले भी बात की है कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब इधर देखिएगा, लेफ्ट साइड पे क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स होते हैं। अब मेरे पास रिएक्टेंट्स क्या हैं? हाइड्रोजन और आयोडीन। अब प्रोडक्ट्स कौन सी साइड पे होती हैं? प्रोडक्ट्स होती हैं राइट साइड पे। इक्वेशन की राइट साइड पे क्या होती हैं? प्रोडक्ट्स होती हैं आपके पास। अब देखिएगा कि मेरे पास 2 मोल जो हाइड्रोजन आयोडीन बने हैं, ये क्या है? प्रोडक्ट है। अब मैंने केसी के ऊपर क्या लिखना है? मैंने लिखनी है प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन। तो मोलर कंसंट्रेशन को प्रेजेंट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट मैंने लगा दी। अब इसके अंदर प्रोडक्ट क्या है? हाइड्रोजन आयोडाइड, वो भी लिख दिया। मगर इसके साथ जो कोफिशिएंट है, जो मुझे ये बता रहा है कि कितने मोल हाइड्रोजन आयोडाइड बनी है, तो मैंने उस फिगर को, उस नंबर को, उस कोफिशिएंट को मैंने क्या बनाना है? मैंने बनाना है पावर। ये हमें किसने कहा था? ये हमें बताया गया था लॉ ऑफ मैथ सेक्शन के अंदर। तो देखिएगा कि हाइड्रोजन के साथ क्या है? हाइड्रोजन के साथ 2 लगा हुआ है। ये बता रहा है
कि 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल आयोडीन जब ये रिएक्ट करते हैं तो 2 मोल क्या बनता है, हाइड्रोजन है आयोडाइड। अब ये 2 क्या बन जाएगा, इधर पावर बन जाएगा। अब इधर देखिएगा कि मुझे केसी में अब एक और चीज लिखनी है जिसको मैं कहता हूं कि मेरे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स जो है वो मुझे रिक्वायर है। तो जब मैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की बात करूंगा तो मुझे डेफिनेटली रिज्यू करना पड़ेगा हाइड्रोजन और आयोडीन के साथ। अब मैं देखता हूं कि हाइड्रोजन और आयोडीन मेरे पास 2 रिएक्टेंट्स हैं। अब ये 2 रिएक्टेंट्स जो हैं ये कितने कितने हैं, 1 मोल 1 मोल, यानी कि अब मुझे पावर लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये जो साथ में 2 लगा हुआ और ये 2 लगा हुआ, ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स नहीं है। ये भी उसी तरह जिस तरह मैंने इधर आपको बताया था कि ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है, इसी तरह I2 और H2 जो है ये भी डायटोमिक मॉलिक्यूल है। आप लोगों ने क्लास 9th के अंदर जो बॉन्डिंग वाला चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसमें आपने ये चीजें क्या की हुई हैं, डिस्कस की हुई हैं। तो देखिएगा मेरे पास मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ना मैंने इधर पावर लगाई ना मैंने इधर पावर लगाई। अब पावर क्यों नहीं लगाई, क्योंकि इनके साथ है ही 1 1 है, तो 1 लगाऊं या ना लगाऊं मसला कोई नहीं है। अब देखिएगा कंसंट्रेशन के यूनिट्स क्या हैं, कंसंट्रेशन के यूनिट है मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब। तो अब लगाइए जरा, जहां जहां पे स्क्वायर ब्रैकेट है वहां पे मोल पर डीएम क्यूब लगाना है आपने, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स को खत्म कर देना है। अब देखिएगा इधर मेरे पास लिखा हुआ था हाइड्रोजन आयोडाइड, मैंने इस हाइड्रोजन आयोडाइड की जगह पे क्या लिख दिया, मोल पर डीएम क्यूब। अब ये जो मेरे पास पावर थी ये पावर वैसे ही रहेगी, ये बात आपने याद रखनी है। अब नीचे देखिएगा H2 की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, मोल पर डीएम क्यूब, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। I2 यानी कि इसकी जगह पे मैंने यूनिट लिख दिया मोल पर डीएम क्यूब। अब देखिएगा ऊपर भी स्क्वायर है, नीचे क्या है, नीचे भी 2 यूनिट्स हैं, यानी कि अगर मैं बात करूं 2 यूनिट ऊपर हैं 2 यूनिट नीचे हैं तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो जब ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा, पीछे 0 नहीं बचेगा। अक्सर स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि ये काट के लिख देते हैं साथ में 0, 0 तो कोई यूनिट नहीं ना होता। तो आप क्या कहेंगे कि आप अगर एग्जाम के अंदर ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप 0 पुट नहीं करेंगे, बल्कि आप क्या कहेंगे कि हमारे पास कोई यूनिट्स नहीं आए। नो यूनिट्स का वर्ड आपने लिखना है, ना कि आपने 0 मेंशन करना है। तो अब देखिए कि हमारे पास इस इक्वेशन से हमने सीखा क्या। इस इक्वेशन से अगर आपने गौर किया हो, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ आयोडीन, यानी कि मेरे पास 2 रिएक्टेंट्स थे, मेरे पास क्या थे, मेरे पास 2 रिएक्टेंट्स थे और दोनों के 1 1 मोल थे। अगर 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल आयोडीन तो टोटल कितने मोल हो गए, 2 मोल हो गए। अब 2 मोल रिएक्टेंट्स मिलके 2 मोल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इस इक्वेशन के राइट साइड और लेफ्ट साइड पे इक्वल नंबर ऑफ मोल्स हैं, यानी कि 2 मोल्स रिएक्टेंट हैं 2 मोल्स ही प्रोडक्ट हैं। तो जब कभी भी आपके पास ऐसी सिचुएशन होगी जब आपके पास इक्वेशन के दोनों तरफ यानी कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है उसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, जब नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होने से क्या होगा, आपके पास केसी के कोई यूनिट नहीं आएंगे। रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा कि अगर आपके पास कोई रिवर्सिबल रिएक्शन हो, अगर आप कोई रिवर्सिबल रिएक्शन देखें जहां पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल क्या हों, इक्वल हों, तो आपने आंखें बंद करके ये कह देना है कि यहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कोई यूनिट नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं। तो जब नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं तो ये हमारे पास सारे क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, यूनिट्स क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास एंड रिजल्ट क्या आएगा, नो यूनिट्स का आएगा। एंड रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, नो यूनिट्स का। तो देखिएगा केसी हैज नो यूनिट्स इन रिएक्शंस विद इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि केसी के कोई यूनिट नहीं होते। ये आपके पास जो है ये एमसीक्यू आ सकता है
और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये मैंने लिख दिया है, एमसीक्यू भी है और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तो केसी के कोई यूनिट नहीं होते कौन से रिएक्शन के लिए? ऐसे रिएक्शन के लिए जिनमें इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होती हैं ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन है, ये एरो है, इसके राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे देखे ना, इधर भी 2 मोल थे, इधर भी 2 मोल थे, तो हमारे पास केसी के यूनिट नहीं आए, वो क्या हो गए, आपस में कैंसल आउट हो गए। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 2 है मेरे पास। अब इसमें क्या होगा, इसमें दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स इक्वल नहीं होंगे। देखिएगा 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, इसके साथ कोई कोफिशिएंट नजर आ रहा है? नाइट्रोजन के राइट साइड पे n के साथ कुछ नजर आ रहा है? आप कहेंगे सर कुछ नहीं नजर आ रहा। इसका मतलब यह है कि 1 मोल है। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन जब 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन से मिलती है, अब देखिए ना हाइड्रोजन के साथ क्या लगा हुआ है, 3, तो ये क्या है, 3 मोल है। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन और 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, जब ये दोनों रिएक्टेंट्स आपस में मिलते हैं, यानी कि टोटल कितने मोल हो गए, 3 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल नाइट्रोजन, टोटल हो गए 4 मोल, टोटल हो गए 4 मोल्स। तो 4 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स जब रिएक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं 2 मोल ऑफ अमोनिया। अब इक्वेशन की राइट साइड पे 2 मोल्स प्रोडक्ट बन रही है, मगर अगर मैं देखता हूं लेफ्ट साइड पे मेरे पास 4 मोल ऑफ रिएक्टेंट्स हैं। तो इसका मतलब यह है कि अब दोनों तरफ जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो इक्वल नहीं है। इसका मतलब यह है कि अब मेरे पास केसी के यूनिट्स आएंगे, और क्या आएंगे देखते हैं। केसी जो होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। अब देखिए इसमें प्रोडक्ट क्या है, राइट साइड पे क्या लिखा हुआ है, अमोनिया लिखा हुआ है, तो NH3 मैंने लिख दिया, इसके साथ 2 लिखा हुआ था 2 मोल से, तो मैंने उसको क्या बना दिया, पावर बना दिया। अब नीचे देखिएगा, नीचे मैंने लिखनी थी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, तो रिएक्टेंट्स मेरे पास 2 हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अब मैंने इधर क्या लिखा, N2 के साथ कुछ नहीं था, तो मैंने इसकी पावर कोई मेंशन नहीं की। अब देखिएगा इसके साथ क्या था, इसके साथ था हाइड्रोजन कितने मोल थे, 3, इसके साथ कोफिशिएंट कितना था, 3। तो अब मुझे क्या बनाना पड़ेगा, इस 3 को पावर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये हम कल पढ़ चुके हैं। तो देखिएगा इसी तरह हमने क्या कहा था कि हमने अब इनकी जगह पे क्या लगाना है, यूनिट्स लगाने हैं मोल पर डीएम क्यूब। जो पावर्स हैं उनको वैसे ही रहने देंगे, जो पावर्स हैं उनको हम वैसे ही रहने देंगे, बस क्या करेंगे, यूनिट्स को पुट करेंगे। और यूनिट्स क्या थे हमारे पास, मोल पर डीएम क्यूब। अब देखिएगा कि मेरे पास क्या है यूनिट्स, NH3 की जगह पे मैंने मोल पर डीएम क्यूब लिख दिया, ये 2 पावर थी और उसको हमने वैसे ही रहने दिया। नीचे देखिए N2 की जगह पे मोल पर डीएम क्यूब, इधर भी कोई पावर नहीं थी, इधर भी कोई पावर नहीं है। इधर देखिए हाइड्रोजन की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, मोल पर डीएम क्यूब, यानी कि मैंने यूनिट्स पुट कर दिए, और जो पावर थी 3 उसको मैंने वैसे ही रहने दिया। अब देखिए ऊपर क्या है, ऊपर 2 यूनिट्स हैं, नीचे कितने हैं, 3 और 1 4। अब ये क्या होगा, 2 ऊपर वाले कट जाएंगे, नीचे कितने रह जाएंगे, 2 रह जाएंगे, क्योंकि नीचे टोटल कितने यूनिट्स आपको नजर आ रहे हैं, 3 और 1 4। तो जब ऊपर वाले से आप कटिंग करेंगे तो कटिंग करके आपको क्या मिलेगा, 1 बाय मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर। आप कहेंगे पहले 4 थे, 2 किधर गए, 2 ऊपर वाले से कट गए, कटे हैं तो 1 रहा ना। तो बात यह है कि 2 क्या हो चुके हैं आपके पास, कैंसल आउट हो चुके हैं, नीचे 2 बच गए हैं। अब क्या होगा कि 1 ओवर, अब इसका स्क्वायर अगर आप ओपन करें तो मोल का स्क्वायर आ जाएगा, और डीएम -3 था, और अब कितना हो जाएगा, -6। 3 2 6 होता है, सिंपल सी बात है। अब देखिए, अब इसको अगर मैं इस फ्रैक्शन को खत्म करना चाहूं, अगर मैं इनको अपवर्ड मूव करूं, बटे के ऊपर लेके जाऊं, फ्रैक्शन के ऊपर लेके जाऊं, तो क्या होगा, ये जो 2 प्लस का था ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का। यानी कि जब भी आपके पास यूनिट जो है आप उसकी पोजीशन चेंज करेंगे, नीचे से ऊपर शिफ्ट करेंगे, तो उसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो देखिएगा इधर 2 आ रहा है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो -2, डीएम -6। तो जब ये जो डीएम -6 है, तो जब मैं इसको ऊपर शिफ्ट करूंगा तो ऊपर शिफ्ट करके इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस का। तो अब आपके पास केसी के यूनिट्स क्या आए, आपके पास केसी के यूनिट आए
मोल -2 DM +6। इससे आपने क्या सीखा? इससे आपने ये सीखा कि अगर आपके पास इक्वेशन के दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के इक्वल नहीं है तो आपके पास केसी के यूनिट्स होंगे। ये ऊपर बॉक्स के अंदर देखिएगा, फॉर रिएक्शन इन विच नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स आर नॉट इक्वल, यानी कि ऐसे रिएक्शंस जहां पे जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं वो इक्वल नहीं होंगे, तो फिर क्या होगा? ऐसे केमिकल इक्वेशन के लिए जो केसी है, केसी ऑफ कोर्स हैव यूनिट फॉर द रिएक्शन। हमने पीछे क्या बात की? एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर हमने क्या बात की? उसके अंदर हमने बात ये की थी कि केसी के कोई यूनिट नहीं होंगे, मगर उसके लिए कंडीशन थी। क्या कंडीशन थी? इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। जब इक्वेशन के दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ मोल्स हुआ करते थे तब हम कह देते थे कि केसी के कोई यूनिट नहीं है। मगर क्या है कि जब आपके पास प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स इक्वल ही नहीं है तो फिर ऐसे रिएक्शन के लिए केसी के यूनिट्स आएंगे और आपको ये हर दफा ड्राइव करने पड़ेंगे, कोई फिक्स नहीं है। अब हमने एक छोटी सी न्यूमेरिकल बेस्ड एग्जांपल देखनी है। देखिएगा, वो कहता है कि आपके पास व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद आयोडीन एट 25 डिग्री सेल्सियस, वो कह रहा है कि जब आपके पास हाइड्रोजन रिएक्ट करता है आयोडीन के साथ 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या होता है? वो हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है। यानी कि हाइड्रोजन और आयोडीन जब 25 डिग्री सेल्सियस में आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन आयोडाइड बाय रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन की टर्म आ गई तो मतलब ये है कि अब फॉरवर्ड भी होगा और रिवर्स भी होगा। क्या चीज? रिएक्शन। तो देखिएगा, द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आर, अब ये न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट चल रही है। अब वो कह रहा है कि इक्विलिब्रियम पे इसकी कंसंट्रेशन जो है H2, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 0.05 मोल पर डीएम क्यूब। मैंने अभी इस यूनिट के बारे में बताया कि ये कंसंट्रेशन के लिए यूज होते हैं। आयोडीन जो है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 0.06 मोल पर डीएम क्यूब। और साथ में जो प्रोडक्ट बन रही है इसकी इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन कितनी है? 0.49 मोल पर डीएम क्यूब। यानी कि उसने आपसे ये कहा कि आपके पास 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पे हाइड्रोजन और आयोडीन जो है मिलके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। वो कह रहा है कि इक्विलिब्रियम, क्या कह रहा है? कि इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है या इक्विलिब्रियम की जो स्टेज है, ये ज्यादा बेहतर है कि इक्विलिब्रियम की जो स्टेज है वहां पे जो कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड की, वो उसने आपको क्या कर दी है? दे दी है। यानी कि ये गिवन डाटा है। ये डाटा बता के आपको वो क्या रहा है? वो कह रहा है कि कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आपने क्या फाइंड करना है? आपने फाइंड करना है केसी, कि केसी की वैल्यू क्या है? केसी की वैल्यू क्या है? आप कहेंगे सर सिंपल है, लॉ ऑफ मास एक्शन से हमने ये जो एक रिलेशन है उसको ड्राइव किया है कि केसी इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो जब उसने हमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इन दोनों की कंसंट्रेशन दे दी है तो इन दोनों की कंसंट्रेशन को हम पुट करेंगे इसके अंदर और अपनी वैल्यू क्या कर लेंगे? फाइंड आउट कर लेंगे। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, वैसा ही करने वाले हैं। तो पहले क्या करेंगे? राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। सबसे पहले हम इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे। तो अब पता चला कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको क्यों सिखाया गया है कि आपको लिखना आना चाहिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसके यूनिट ड्राइव करने आने चाहिए। यह पता चल गया होगा कि ये दोनों जो स्टेप्स हैं वो क्यों बुक के अंदर मेंशन किए गए हैं, क्यों पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती है आगे न्यूमेरिकल बेस्ड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए। बेसिकली आपके पास जो केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर है ये फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर है और फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जो कैलकुलेशंस हैं वो मस्ट होती हैं। आप समझ लें कि ये एक किस्म का मैथमेटिक्स ही है,
जो केमिकल इक्विलिब्रियम है। तो देखिएगा कि केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज पे ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, वैल्यू बाद में फाइंड आउट करेंगे। तो एक्सप्रेशन क्या था, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास हैं प्रोडक्ट्स, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास हैं रिएक्टेंट्स। तो ऊपर मैंने क्या लिखना है, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन। तो ये देखिएगा हाइड्रोजन और आयोडीन के साथ क्या लगा है 2, यानी कि 2 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है। ये एग्जाम्पल यही है, एग्जाम्पल यही पिछले वाली है, ठीक है, बस इधर वैल्यूज आ गई हैं, फर्क इतना है। तो देखिए हमारे पास जो है हाइड्रोजन आयोडाइड, इसकी मैंने पावर लगा दी 2, क्योंकि इसके साथ क्या लगा हुआ है 2, इसके साथ कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट क्या बन जाता है, पावर बन जाता है। तो देखिएगा रिएक्टेंट्स जो होते हैं, इधर हाइड्रोजन है और आयोडीन है, इन दोनों के साथ कोई चीज नहीं हमें नजर आ रही, मतलब दोनों के साथ क्या है 1 है। 1 लिखो या ना लिखो बात एक ही है, तो हम नहीं लिख रहे, H2 और I2 वैसे ही लिख दिया, इधर कोई पावर आपको नजर नहीं आएगी। अब आपने क्या करना है, अब आपने पुट करनी है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन वैल्यू। अब ये वैल्यू कहां से आएंगी, ये जो ग्रीन कलर के अंदर आपको लिखी हुई नजर आ रही हैं, तो जो स्टेटमेंट के अंदर ऑलरेडी गिवन थी, जो स्टेटमेंट के अंदर ऑलरेडी क्या थी, गिवन थी। तो देखिएगा Kc इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयोडाइड की जो कंसंट्रेशन है उसका स्केयर है। तो हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन कितनी थी 0.49, तो 0.49 का क्या आ गया, स्केयर आ गया, क्या आ गया, स्केयर आ गया। तो ये इधर से स्केयर खत्म कर लें, इधर से स्केयर खत्म कर लें, यहां पे स्केयर नहीं आएंगे। तो अब देखिएगा नीचे, देखिए नीचे आपने लगाना है H2, H2 की कंसंट्रेशन कितनी है 0.05, तो 0.05 लिख दिया, कोई पावर नहीं थी तो कोई पावर मेंशन नहीं की। इसके साथ क्या था 0.06, ये किसकी है, ये आयोडीन की है। ये कहां से हमें पता चला, ये हमें गिवन डाटा से पता चला। क्लियर है जी। जब आप इसका स्केयर लेंगे तो आपके पास आएगा 0.2401। जब आप 0.49 का स्केयर लेंगे तो स्केयर लेने पे आपके पास वैल्यू आएगी 0.2401, और इसको डिवाइड करेंगे इन दोनों के मल्टीपल पे, यानी कि 0.05 और 0.06 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 80। अब आप नोट कर रहे होंगे कि इधर मैंने Kc के लिए कोई यूनिट्स नहीं लगाए, 80 के साथ मैंने कोई यूनिट नहीं लगाया। तो जब ऐसा रिएक्शन आपके पास आ जाए जहां में Kc की कोई यूनिट ना हो, तो वहां पे आपने क्या कहना है कि इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होंगे, इक्वेशन सामने हो या ना हो, इक्वेशन सामने हो या ना हो। तो आपने देख के बता देना है कि अगर यूनिट नहीं है तो दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स क्या है, इक्वल है। अब इस इक्वेशन को देख लीजिए, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ आयोडीन, 1 और 1 2, यानी कि 2 मोल रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके 2 मोल प्रोडक्ट बना रहे हैं। इक्वेशन की राइट साइड पे भी 2 मोल, लेफ्ट साइड पे भी 2 मोल, तो दोनों तरफ हो गए ना इक्वल। तो जब इक्वल होते हैं तो वहां पे तो कोई यूनिट नहीं आते। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने यूनिट्स, इक्विलिब्रियम, कांस्टेंट एक्सप्रेशन और एक छोटा सा न्यूमेरिकल किया एज ए एग्जाम्पल। उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ आ गई होगी अच्छे तरीके से। अब इंशाल्लाह जो कमिंग लेक्चर है उसके अंदर हम इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप कह लें, उसकी इंपॉर्टेंस देख के हम इस चैप्टर को करेंगे वाइंड अप। तो आप लोग जो हैं इस चैप्टर के ये जो मैंने एग्जाम्पल्स बताई हैं इक्वेशन की, इनकी प्रैक्टिस करनी है। इसकी प्रैक्टिस करने के बाद आपने लॉ ऑफ मास एक्शन की जो डेरिवेशन है उसको देखना है, डायनामिक इक्विलिब्रियम के ग्राफ्स को देखना है। तो ये आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा, इंतहाई आसान चैप्टर है। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, and stay connected with us. Jazakallah.